टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे भाई के चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं आ गया हूं एक बार फिर से विद ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट इज ट्रांजिशन कर्व। वी विल लर्न अबाउट ट्रांजिशन कर्व। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। इससे आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर एंड एनी कन्वेंशनल टाइप ऑफ पेपर। ओके, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यहां से आता ही आता है। बहुत सिंपल सा चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। मेरे को ये बताओ, व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व। पहले छोड़ो, ट्रांजिशन कर्व को छोड़ो। ट्रांजिशन का मतलब क्या है ये मेरे को पता लगाना है। व्हाट डज दिस वर्ड ट्रांजिशन मीन्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने पढ़ा दिया है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब फ्लो को देखते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले फ्लो आराम आराम से होती है, एकदम स्मूथ फ्लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा हड़बड़ी आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ी आ गया, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ी आ गया, फिर ज्यादा, एकदम ज्यादा। ठीक है, ये मान लो ये बहुत छोटे लेवल पे फ्लो हो रहा है, मतलब जैसे अपना शरीर में जो वेन वगैरह है उसके अंदर जो रक्त का संचार होता है एकदम स्मूथली हो रहा है, एकदम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस तरह के फ्लो को हम लेमिनार कहते थे। फिर लेमिनार से धीरे धीरे थोड़ा हड़बड़ी हलचल आने लगा, उसके बाद बहुत ज्यादा जब हलचल आने लगता है उसको हम टर्बुलेंट कहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, लेमिनार से टर्बुलेंट में आपका फ्लो प्रोफाइल बदल गया। लेमिनार से टर्बुलेंट में आपका फ्लो प्रोफाइल बदल गया। तो इस दौरान एक बीच वाला जोन भी तो आया था, एक बीच वाला जोन भी आया था, ये वाला, जिसमें कुछ कुछ लेमिनार की भी प्रॉपर्टी थे, कुछ कुछ टर्बुलेंट वाला भी प्रॉपर्टी था। वो बीच वाला जोन है, बदलाव वाला जोन है। मतलब अभी तक फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट कंप्लीटली बदला नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। इसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं, है कि नहीं। तो यहां से इस शब्द से हमको क्या पता चल रहा है कि ट्रांजिशन मतलब, ट्रांजिशन कर्व अगर मैं बोल दिया तो ऐसा कोई, वो ट्रांजिशन कर्व मतलब ऐसा कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं हो गया। ट्रांजिशन एक जनरल वर्ड है, एक जनरल वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है एनी काइंड ऑफ चेंज। ये एनी काइंड ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हमारे यहाँ हाईवे में बात करेंगे, तो हाईवे में अगर बात करेंगे तो यहां पर किस तरह का चेंज को ये रिप्रेजेंट करेगा। हाईवे के केस में देखिए, हाईवे के केस में क्या होगा, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सपोज आपको स्ट्रेट रोड से एक सर्कुलर रोड में जाना है, स्ट्रेट रोड से सर्कुलर रोड में जाना है। तो लेट्स सपोज एक सर्कुलर कर्व है, ठीक है, दिस इज योर सर्कुलर कर्व, और इस सर्कुलर कर्व का आपको रेडियस मालूम है। लेट्स सपोज इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है r, डिजाइन रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कर्व। तो दिस इज योर स्ट्रेट रोड, इधर से आपका स्ट्रेट रोड ऐसा आ रहा था। तो इस स्ट्रेट रोड को सर्कुलर कर्व से कनेक्ट करनी है। तो हम सडनली नहीं कनेक्ट कर देते हैं, मतलब अचानक से स्ट्रेट रोड को सर्कुलर में नहीं बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे बदलते हैं। अब ये धीरे धीरे बदलने का क्या मतलब हुआ, सुनिए। मतलब देखो, जो हम एक ऐसा कर्व को यहां पे लेके आएंगे, ओके, जो कि धीरे धीरे सर्कुलर कर्व में बदल रहा हो। मतलब फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट रोड है, यहां पर स्ट्रेट रोड खत्म हो गया मान लो, तो स्ट्रेट रोड का, स्ट्रेट लाइन का रेडियस कुछ होता है क्या, नहीं, उसका रेडियस बहुत इन्फिनिटी होता है। स्ट्रेट लाइन का रेडियस होता है इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कर्व बनाना चालू करूंगा, ठीक है। तो कर्व बनाना चालू करूंगा कहने का मतलब है उसका रेडियस को डिक्रीज करना चालू करूंगा। मतलब ये जो रेडियस यहाँ पे इन्फिनिटी है, इस रेडियस को मैं डिक्रीज करना चालू करूंगा। तो इस रेडियस को मैं धीरे धीरे डिक्रीज करना चालू कर दिया हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, करते इतना डिक्रीज कर दिया कि जो मेरा सर्कुलर कर्व है जिसमें इस स्ट्रेट रोड को जोड़ना था, उसका जो रेडियस है, ठीक है, वहां तक रेडियस को मैंने डिक्रीज करके लेते आया। समझ रहे हैं?
वहां तक मैंने रेडियस को डिक्रीज करके लेते आया। मतलब एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट रोड से सर्कुलर रोड को जो कर्व कनेक्ट कर रहा है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन कर्व। मतलब ये एक फेज से किसी दूसरे फेज के बीच में एक धीरे ग्रेजुअली धीरे 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 बदलाव कर रहा है, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, यही हो गया आपका ट्रांजिशन कर्व। नाउ अगर आपसे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है पूछा जाए, तो ये वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है से लेके यहां तक, दिस से लेके दिस, ये जो लेंथ है, दिस इज योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को जनरली इस तरह से LT और LS आप इस तरह से किसी भी तरह से लिख सकते हो। ओके, LT और LS हम लिखते हैं। दिस इज योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके, अब ये वाला पॉइंट मतलब जहां पे स्ट्रेट रोड और ट्रांजिशन कर्व के बीच में कनेक्शन है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। इसी को हम बेसिकली टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। तो एट टेंजेंट पॉइंट व्हाट इज द रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व? द रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज योर नथिंग बट इंफिनिटी। तो r इक्वल टू इंफिनिटी। अब मैं धीरे धीरे कर्व को बनाना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे रेडियस को मैं डिक्रीज करना शुरू किया। अब ये जो रेडियस को मैं डिक्रीज करूंगा, मेरा हमेशा ये मकसद होता है कि मैं एक कांस्टेंट रेट में डिक्रीज करूं, कंसिस्टेंट फॉर्म में डिक्रीज करूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, कि एक कांस्टेंट रेट में मैं रेडियस को डिक्रीज करूं। ये ऑब्जेक्टिव मेरा क्यों रहता है? बेसिकली इसके पीछे एक रीजन है कि ये ट्रांजिशन कर्व हम बेसिकली इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो मैं बताता हूं। कि देखो, मैंने अब बोला था कि स्ट्रेट रोड से जब भी गाड़ी आपका सर्कुलर कर्व के ऊपर आएगा, तो सर्कुलर कर्व के ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी फॉर्मूला होती है mv²/r। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बेसिकली रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो अभी देखो, मान लो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस इक्वल टू इंफिनिटी है, जैसे कि एट स्ट्रेट रोड, तो किसी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड कर दो, जीरो ही वैल्यू आएगा ना। मतलब एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उस बहुत बड़े नंबर को भी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, उसका वैल्यू जीरो। तो स्ट्रेट रोड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी के ऊपर जीरो, लेकिन जैसे वो सर्कुलर कर्व के ऊपर आएगा और फिर पर्टिकुलर डिजाइन रेडियस, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा कि नहीं? सो इमेजिन करो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, इसको इमेजिन करना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये मान लो गाड़ी है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है। क्या होगा? गाड़ी को आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई खींचने का कोशिश करेगा, यही चीज है। तो इमेजिन करना कि स्ट्रेट रोड से डायरेक्टली सर्कुलर रोड के ऊपर आ गया। स्ट्रेट रोड है, वहां से डायरेक्टली सर्कुलर रोड के ऊपर आ गया, मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेट रोड था, वहां से डायरेक्ट सर्कल में आ गया। तो क्या होगा? अचानक से जैसे ही तुम सर्कल पे आओगे, अचानक से गाड़ी के ऊपर फोर्स लग जाएगा आउटर डायरेक्शन में, अचानक से पलटी मार दोगे, अचानक से सब कुछ अचानक हो जाएगा। एक्सीडेंट, हमको पता भी नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अचानक यहां किया हुआ है। तो वही चीज है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर कर्व जब आप बनाओगे तो उसका स्टार्टिंग में सर्कुलर कर्व, जैसे कि ये वाला आपका सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व, ये आपका क्या है? सर्कुलर कर्व। तो सर्कुलर कर्व के स्टार्टिंग में ये पॉइंट मान लो पॉइंट ए ले रहा हूं, ये मान लो सर्कुलर कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको मान रहा हूं पॉइंट बी। तो आप पॉइंट ए पे देखो तो उसका रेडियस आर मिलेगा, पॉइंट बी पे देखो रेडियस आर मिलेगा, उसके बीच में कहीं पर भी देखो रेडियस आर मिलेगा, क्योंकि हमने उसको उस हिसाब से हमको डिजाइन करना है। समझ गए क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट रोड से जैसे सर्कुलर रोड पे तुरंत पहुंच जाओगे, अचानक से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, ओवरटर्निंग वगैरह हो जाएगी इंस्टेंटेनियसली, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक पॉइंट ये, ओके। या फिर मान लो कि उतना खतरनाक एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सडन झटका तो लगेगा,
एक जर्क तो महसूस होगी लैटरल डायरेक्शन में, जैसे गाड़ी एक झटका तो लगेगा क्योंकि एक फोर्स तो लग रहा है, समझ रहे हो। तो पैसेंजर जो बैठे हैं गाड़ी में उनको अनकंफर्टेबल लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दो तो बहुत बेसिक चीज हो गई, ये दो जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये दो बहुत बेसिक चीज हो गई। सो इसलिए मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने सोचा कि मैं क्या करूं कि जो स्ट्रेट रोड है यहां से मैं स्ट्रेट रोड को सर्कुलर कर्व से तो जोड़ना है, डायरेक्शन मेरे को चेंज करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करके मैं ऐसा करता हूं कि मैं बीच में उसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस को मैं धीरे 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 डिक्रीज करूंगा। मतलब रेडियस को धीरे धीरे डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को धीरे 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 इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, उसको धीरे 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 इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके ऊपर भी मैंने ये सोचा कि जो इंट्रोड्यूस करूंगा उसको भी मैं ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करूं, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करूं। ग्रेजुअली कहने का मतलब है लेट्स सपोज जो भी आपका लेंथ, ग्रेजुअली अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, मतलब जो भी मेरा ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकल के आता है लेट्स सपोज फाइनली, तो मैं ऐसा करूंगा, हरदम यही कोशिश करूंगा कि मान लो 10 मीटर लेंथ गया, तो 10 मीटर लेंथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने 10 डाला, फिर नेक्स्ट 10 मीटर जब जाएगा तो जो मतलब 10 मीटर में 10 डाल रहे हो तो नेक्स्ट 10 मीटर मतलब 20, उसमें फिर उस इंटरवल में हम और 10 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बढ़ाएंगे। मतलब एक कॉन्सिस्टेंट वे में, एक कांस्टेंट वे में मैं इंक्रीज करूंगा तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हमको नहीं लगेगा, समझ गया। ओके, तो ट्रांजिशन कर्व भी अब बहुत टाइप का है, क्यूबिक पैराबोला है, बर्नौली लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व है, फिर स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ओके, तो यहां पे जो मैं दो कर्व बता रहा हूं, लेमनिस्केट कर्व मतलब या फिर बर्नौली लेमनिस्केट कर्व, दूसरा कर्व हो गया क्यूबिक पैराबोला कर्व, तीसरा कर्व हो गया स्पाइरल कर्व, ठीक है। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम बेसिकली स्पाइरल कर्व को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट वाला चीज मैंने बताया ना कि हमको सब कुछ को एक कंसिस्टेंट वे में इंट्रोड्यूस करना है, मतलब कांस्टेंट वे में, मतलब रेडियस भी अगर चेंज करवा रहा हूं मतलब इंफिनिटी टू मैं रेडियस को डिक्रीज करते हुए जब सर्कुलर कर्व से वो मीट हो रहा है तो डिजाइन रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व को अचीव करवा रहा हूं। तो ये जो रिडक्शन करवा रहा हूं इन रेडियस उसको एक कांस्टेंट वे में करूं, तो ये प्रॉपर्टी स्पाइरल कर्व ही प्रोवाइड कर पाता है कि उसमें जो रेडियस का डिक्रीज होता है, रेट होता है, वो एक कांस्टेंट वे में आप डिक्रीज कर पाते हो। और स्पाइरल कर्व की कुछ ज्योमेट्री ऐसी होती है ना कि उसको प्रैक्टिकली फील्ड में सेट करने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ उसमें कॉन्सिस्टेंट वे में हम डिक्रीज कर सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड करता है कि जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व बनाओ तो उसमें अगर ट्रांजिशन कर्व देना है तो स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व हम देते हैं, या फिर स्पाइरल कर्व को हम क्लोथॉइड, नाम सुना होगा, मैं लिखवा दूंगा, इसको क्लोथॉइड ट्रांजिशन कर्व भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि इसमें ये जो रेट है, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन, जो मतलब रेडियस का चेंज करने का रेट, ये कॉन्सिस्टेंट होती है क्योंकि इसका कुछ ज्योमेट्रिक ऐसा है, प्लस इसका ज्योमेट्रिक कुछ ऐसा भी है कि इसका ऑन फील्ड सेटिंग करना, ऑन फील्ड इसको सच में बनाना बहुत आसान होता है। तो स्पाइरल कर्व इज रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेकिन जो वर्टिकल कर्व्स होते हैं, वर्टिकल कर्व्स मतलब आगे चल के वर्टिकल अलाइनमेंट जब पढ़ाऊंगा उसमें आप देखेंगे वैली कर्व, सबमिट कर्व। तो वैली कर्व जो होता है स्पेशली वहां पर भी हम ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं, लेकिन वहां पर जो ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल ट्रांजिशन कर्व है इट इज क्यूबिक पैराबोला ऑफ नेचर। ये सब कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इट इज क्यूबिक पैराबोला ऑफ नेचर। देखिए एक चीज होती है, सर्वे में मैंने आपको पढ़ाया था डिफ्लेक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट, सर्वे में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। तो एक चीज की ये है, एक रिसर्च अपना ये निकल के आता है कॉन्सेप्ट कि अप टू 4 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, अप टू 4 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, चाहे आपका वो लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व हो या स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व हो या क्यूबिक पैरा ट्रांजिशन कर्व हो, तीनों का बिहेवियर सेम होता है अप टू 4 डिग्री। ये बात को याद रखना,
ठीक है, 4 डिग्री तक। लेकिन जैसे जैसे आपका डिफ्लेक्शन एंगल थोड़ा बढ़ता है, जैसे जैसे आपका डिफ्लेक्शन एंगल थोड़ा बढ़ेगा तो बिहेवियर में चेंजेस आने लगेंगे। मतलब ये रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मींस जो रेडियस आप चेंज कर रहे हो ये सब चीज कांस्टेंट नहीं रहने लगेगी फिर, और सेटिंग आउट प्रोसेस उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है फिर। लेकिन इसका स्पाइरल कर्व का सेटिंग आउट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अब ये जो कर्व इसको स्पाइरल कर्व क्यों बोलते हैं, इसको भी इमेजिन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से इमेजिन करवाऊंगा। जस्ट अभी बता रहा हूं, कुछ कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको, समझ गए। तो चलिए अभी बहुत सारे बात बोल दिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बोल दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि तो ट्रांजिशन कर्व जो हम यहाँ पे प्रोवाइड किए, इसमें बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं ग्रेजुअली इसको मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंट्रोड्यूस इसमें करवाऊं ताकि पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि एक सडन जर्क महसूस ना करें। फिर देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी बताया था कि ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब होता है मेरा कि उस दौरान जैसे कि हमको सर्कुलर कर्व के ऊपर हमको डिजाइन सुपर एलिवेशन अचीव करनी है, फिर जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमने अभी कैलकुलेट किया वो भी हमको अचीव करना है, तो वो भी हम ट्रांजिशन लेंथ के दौरान ही करते हैं, है ना। सो बाय प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व आवर ऑब्जेक्टिव इज ये भी है कि ट्रांजिशन कर्व के दौरान जो सुपर एलिवेशन है उसको हम ग्रेजुअली अचीव करें, ट्रांजिशन कर्व के दौरान जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग है उसको ग्रेजुअली अचीव करें। तो ये सारे भी ट्रांजिशन कर्व का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। क्लियर है ये सब? ओके। और ट्रांजिशन कर्व ऐसा कर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड को सर्कुलर रोड में कनेक्ट करने में मदद करता है, और इसमें सब चीज को हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिस केस में क्या होता है कि इसका रेडियस अलोंग द लेंथ डिक्रीज करता है, इसका रेडियस अलोंग द लेंथ डिक्रीज करता है, समझ में आया? जिस कारण से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे 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 अलोंग द लेंथ इंक्रीज करती है इन ए कॉन्सिस्टेंट वे। और ये कॉन्सिस्टेंट वे में इंक्रीज कराने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा कर्व है, मतलब जो हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए कि हमको कॉन्सिस्टेंट वे में इंक्रीज कराना, ये प्रॉपर्टी मैच हो जाता है स्पाइरल नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व के साथ। इसलिए इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिजाइन वी प्रेफर स्पाइरल नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व। समझ गए? ठीक है, सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। तो देखो, तो टेंजेंट पॉइंट ये हो गया, फिर टेंजेंट पॉइंट से वो पॉइंट जब आपका ट्रांजिशन कर्व डिजाइन सर्कुलर कर्व को टच कर रहा है तो वहां पे इसका रेडियस क्या हो गया? इट इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस ऑफ डिजाइन सर्कुलर कर्व आरसी। दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व एंड दिस इज योर ट्रांजिशन लेंथ। So as the length of transition curve increases, radius of transition curve decreases. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आएगा, पूछेगा, ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूं कि length of transition curve is inversely proportional to radius of circular curve, ऐसा मैं कह सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज एक्वायरिंग सम वैल्यू c विच इज कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है बाबा, दिस इक्वेशन इज फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और खास करके स्पाइरल कर्व का ये इक्वेशन है, ls इंटू आरसी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? चीज धीरे धीरे समझ में आ रहा है? ओके। तो लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व, हम इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, फिर हम इसका लेंथ कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो लिखिए ट्रांजिशन कर्व, पहला पॉइंट लिखिए, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट रोड टू सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांजिशन कर्व हैज ए रेडियस ऑफ r equal to infinity at junction of transition curve and straight road, और उस जंक्शन को क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू डिजाइन रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व r equal to rc। इसका डायग्राम बना लीजिए। लेट्स सपोज दिस इज योर स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड से आपका सर्कुलर कर्व में बदल रहा है, ऐसा कुछ। तो यहां पे आपने स्ट्रेट रोड और सर्कुलर कर्व के बीच में एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया। लेट्स सपोज
दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व, ये सर्कुलर कर्व, दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व TC, ओके, दिस इज योर स्ट्रेट रूट, स्ट्रेट रूट। अच्छा, पढ़ने में कैसा लगता है, मजा आता है? एट स्ट्रेट रूट आर ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इंफिनिटी, डिक्रीज होके उसका जो रेडियस है r becomes equal to r of transition curve becomes equal to r of सर्कुलर कर्व। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व। हमारा मेन मकसद क्या है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के पीछे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट तो ये, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी समझाया था कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो, है ना, ताकि सडनली झटका वटका ना लगे। ओके, और एक कांस्टेंट वे में भी अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वो और बेहतर बात है। ठीक है, सो मेन मकसद क्या है कि ग्रेजुअली चीजों को इंट्रोड्यूस करना। तो टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली, देखिए। सेकेंड, टू अवॉइड सडन जर्क एंड पैसेंजर अनकंफर्टेबिलिटी, टेबिलिटी लिख लीजिए, अनकंफर्टेबल यहां पे लिख दिया मैंने, अनकंफर्टेबिलिटी आप ऐसा लिख लीजिए, या फिर ये भी लिखिए, चलेगा, कोई बात नहीं। तो सडन जर्क एंड पैसेंजर अनकंफर्टेबल फील करे, इस चीज को हमको अवॉइड करना है ये। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली। हमने देखा था जब सुपर अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन का जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ट्रांजिशन कर्व के दौरान हम सुपर एलिवेशन को अटेन करते हैं। बहुत सारे मेथड थे हमारे, बेसिकली दो मेन मेथड था, दो मेन मेथड के अंदर दो सब मेथड थी। ओके, नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली, इसलिए भी हम ट्रांजिशन कर्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी पूछा तो यही 4 पॉइंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, कन्वेंशनल क्वेश्चन में अगर पूछता है इसके बारे में तो ट्रांजिशन कर्व का डायग्राम बनाओ, सब बनाओ, उसका फिर लिखो रेडियस यहां से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लिखो, है ना, तो ये बताओ कि स्ट्रेट टू सर्कुलर रोड में सडनली कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ये सब अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको बताया इसी को लिख देना है आंसर बना के, खत्म। इतना इजीली बोल दिया, ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ बात ही नहीं करेंगे हम लोग। देखिए, 3 तरह का ट्रांजिशन कर्व जनरली होता है, स्पाइरल कर्व, या फिर इसको कभी कभी क्लोथॉइड भी कहा जाता है। कभी कभी बोल रहा हूं, मतलब ध्यान रखिए, ये जो चीज है ये हर वक्त नहीं कहा जाता, कभी कभी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है छोड़ दो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हॉरिजॉन्टल कर्व है, वहां के लिए आइडियली सुटेबल बेस्ट ट्रांजिशन कर्व कौन सा है? ऑप्शन में रहेगा स्पाइरल कर्व, बर्नौली लेविन्स्की क्यूबिक पैराबोला, मान लो, और 1-2 नाम कुछ इधर उधर का डाल दिया, तो स्पाइरल कर्व। ठीक है, ऑप्शन में अगर स्पाइरल कर्व और क्लोथाइड दोनों है तो भी स्पाइरल कर्व। ऑप्शन में अगर स्पाइरल कर्व नहीं है, क्लोथॉइड है, तो क्लोथॉइड। समझ गए? तो ये चीज होती है। तो इसके बाद ये लिखवा दूंगा, स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। तो ये जो 3 तरह का 4 तरह का जो भी मैं ट्रांजिशन कर्व आपको बता रहा हूं, इसमें अपने को एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो 2 नीचे लिखा, किस कलर में? काले रंग में। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट, ये मेरा आइडियल रिक्वायरमेंट है। क्यों? देखो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, लेट्स सपोज कि टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो डेवलप होना है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का रेट चेंज हो रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो, उसका फॉर्मूला देखो क्या है, mv²/r। डिजाइन वेलोसिटी आपने कांस्टेंट ले लिया है, मास भी कांस्टेंट ले लिया है, मतलब मेन चीज है रेडियस। ठीक है, तो
सबसे अगर बेसिक बात करो तो रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट। सबसे पहले तो ये, चलो वो मान लिया वो है, ठीक है। तो वो क्यों होना चाहिए? वो बेसिकली इसलिए होना चाहिए ताकि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है v²/r, है ना, ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो। अगर ये ग्रेजुअली लगना शुरू होगा गाड़ी के ऊपर, जब गाड़ी आपका स्ट्रेट रोड से सर्कुलर कर्व के ऊपर चलने के लिए रहेगा, है ना, तो इसमें अगर ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते चलेगी तो गाड़ी को आदत हो जाएगा। धीरे 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 इस पे आ रही है, सडनली कुछ नहीं आ रही, ग्रेजुअली आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। और जैसे ही वो सर्कुलर कर्व पे पहुंचेगा तो उसमें फुल जो जितना लगना है उतना लगेगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगी उस समय, क्योंकि वो उतना पहले झेल के आ रहा है। तब ड्राइवर को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। और देखिए, अगर कंसिस्टेंट होता है, रेट ऑफ चेंज कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि मान लो टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है इट इज योर 60 मीटर। एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज 60 मीटर, मतलब ये 0 मीटर 10 मीटर में ले लेता हूं, 10 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर और 60 मीटर। अब मान लीजिए कि टोटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो इंट्रोड्यूस होना है, जो मतलब जो लगेगा करस्पॉन्डिंग टू फुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी है 60 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो भी कितना है? 60 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना का टोटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आना है, ओके, जब आपका सर्कुलर कर्व के ऊपर गाड़ी चलेगा। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं, तो देखिए, तो इस चीज को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे इन ए कंसिस्टेंट वे, तो अच्छा होगा। कंसिस्टेंट वे कहने का मतलब है, पहले तो ये वाला स्ट्रेट रोड वाला पॉइंट हो गया, स्ट्रेट रोड वाला पॉइंट जहां पे ट्रांजिशन कर्व का लेंथ 0, स्ट्रेट रोड वाला जंक्शन, है ना, टेंजेंट पॉइंट, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपका 0। लेकिन जैसे जैसे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बढ़ेगा तो धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन हम एक मार्क वहां पे फिक्स कर दिए 10 मीटर लेंथ। जैसे ही आपका 10 मीटर लेंथ पे पहुंचा तो हम कुछ इस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, इस तरह से रेट ऑफ चेंज को कुछ मॉनिटर कर रहे हैं कि 10 मीटर के करस्पॉन्डिंग वो लेट्स सपोज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगना शुरू हो गया गाड़ी पे। फिर 10 to 20 नेक्स्ट 10 मीटर लेंथ बढ़ा रहे हो तो ये 20 to फिर ये भी 20 हो जाएगा, ओके। फिर ये भी 30 हो जाएगा, उसी तरह से ये भी 40 हो जाएगा। अच्छा, ये बीच में 50 छूट गया क्या? ओके, तो मान लो 50 मीटर तक का लेंथ है, 50 मीटर ही लेंथ है मान लो, ओवरऑल 50 मीटर, तो ये भी फिर 50 हो जाएगा। तो ये 50 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज आपको ऑब्जर्व करने के लिए मैं कराने का कोशिश कर रहा हूं वो ये कि चेंज देखो, चेंज कितना हुआ, चेंज कंसिस्टेंट है। यहाँ ये 10 मीटर लेंथ में 10 यूनिट चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट 10 मीटर लेंथ में 20 - 10 चेंज अगेन 10, फिर नेक्स्ट 10 में 30 - 20 अगेन चेंज इज 10, 30 - 40 में अगेन चेंज इज 10, 40 - 50 में अगेन चेंज इज 10। मतलब इंटरवल टू इंटरवल जो चेंज है ना, इट इज कंसिस्टेंट। ये अचीव होना चाहिए। ये अगर होता है तो ड्राइवर जब इस ट्रांजिशन कर्व पे मूव करेगा उस पे एकदम कंसिस्टेंट वे में और ग्रेजुअली धीरे धीरे आराम से एक जैसा यूनिफॉर्म टाइप का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे 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 लगना चालू होगा। उसको फील ही नहीं होगा, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो चेंज होगा, इनमें से कोई भी ट्रांजिशन कर्व बना दो, चेंज तो होना है, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व का ये प्रॉपर्टी ही है कि रेडियस आपका इन्फिनिटी टू डिक्रीज होगा, मतलब बीच में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज के ऊपर और उसके कंसिस्टेंसी के ऊपर। सो ये जो दो कर्व है बच्चा लोग, बर्नौली एंड लेमनिस्केट कर्व, इस केस में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ये जो मैंने बोला अभी 10 10 10 10 10, ये 10 10 10 10 10 नहीं रहेगा। ये हो सकता है ये 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो गया, ओके, फिर 14 हो गया, फिर ऐसे 15 हो गया। आप कुछ भी कर लो वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, उसका ज्योमेट्रिक ही वैसा है, वो बहुत सिंपल नहीं है, उसका ज्योमेट्रिक ही
वैसा है। अगर उस तरह से होगा तो ड्राइवर को हमेशा मतलब सोचो, इस केस में स्मूथ ट्रांजिशन होगा, आराम से वो चल रहा है, लेकिन उस केस में धीरे 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 मतलब कभी कम लग रहा है, फिर और थोड़े में और थोड़ा ज्यादा लगने लगा, फिर और थोड़ा जाएगा और थोड़ा ज्यादा लगेगा उसके ऊपर फोर्स। ओके, मतलब ये नहीं कि एक जैसा ज्यादा लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है तो इससे थोड़ा और ज्यादा, उससे थोड़ा और ज्यादा, मतलब इनकंसिस्टेंट वे में चल रहा है वो, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल उसको स्टीयरिंग घुमाने में दम लगाना पड़ जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या, उसको बाहर की ओर ठेल रहा है, तो स्टीयरिंग को हमेशा कर्व के ऊपर अपने तरफ घुमाएगा ना, ताकि गाड़ी को अपने चक्का को मेंटेन करके रख पाए। स्टीयरिंग घुमाने में उसको दिक्कत होगा, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रही है, समझे क्या? तो ये दिक्कत होती है बर्नौली एंड क्यूबिक पैराबोला वाला कर्व के अंदर, कि इसमें जो चेंज ऑफ रेडियस ये कंसिस्टेंट वे में नहीं होता है चेंज। अगर वो कंसिस्टेंट वे में नहीं हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली इसको सेंट्रीफ्यूगल में इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बेसिकली ये जो है इसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। मेन चीज मेरा सेंट्रीपिटल ही एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल वाली जो चीज है वो तो एक तरह का रिएक्शन फोर्स है। ओके, खैर वो सब छोड़ दो, अभी सेंट्रीफ्यूगल को लेके चल रहे, तो एक ही फोर्स को जानो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना मोटा मोटी ये सब बात। क्या बोल रहा था वो पॉइंट मैं वहां से फिर उठा नहीं पा रहा हूं, तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो इसलिए, अच्छा इसलिए नहीं, लेकिन स्पाइरल कर्व जो है, स्पाइरल कर्व इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। स्पाइरल कर्व में रेट ऑफ चेंज कंसिस्टेंट वे में होती है। अगर वो कंसिस्टेंट वे में हो रही है तो आईआरसी भी रेकमेंड यही करेगा, क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन हो, समझे क्या? आईआरसी भी यही रिकमेंड करेगा, स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो आईआरसी फॉर हॉराइजॉन्टल कर्व रिकमेंड क्या करता है? स्पाइरल नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व को रिकमेंड करता है कि हॉराइजॉन्टल कर्व में अगर आप ट्रांजिशन कर्व आपको देना है, देन प्रोवाइड स्पाइरल नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर हॉराइजॉन्टल कर्व। लेकिन वर्टिकल कर्व्स के लिए, जैसे कि वैली कर्व के लिए, इसके लिए आईआरसी कहता है क्यूबिक पैराबोला आपको फॉलो करना है। वर्टिकल कर्व्स के लिए आईआरसी का रिकमेंडेशन है, ठीक है। और स्पाइरल नेचर का इट इज फॉर हॉराइजॉन्टल कर्व्स। मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा अभी। क्यूबिक पैराबोला नेचर ऑफ कर्व आपको रेलवेज में भी देखने को मिलेगा। रेलवे में भी जो ट्रांजिशन कर्व हम यूज करते हैं, रेलवे में भी कर्व होता है, वहां भी ट्रांजिशन कर्व होता है, उसका सेटिंग तो मैं खुद करता हूं, ठीक है। तो वहां भी जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो क्यूबिक पैराबोला नेचर का ही होता है, क्लियर है। तो वो रेलवे में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अच्छा और एक पॉइंट मैंने 4 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल वाले बताया था, उस पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं बोलूं एक बार फिर से, तो वो यही है कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं, चेंज कंसिस्टेंसी वाली, रेडियस में कंसिस्टेंट वे में चेंज वाली, ये चीज 4 डिग्री तक थ्योरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली 9 डिग्री तक हो जाता है, कि मतलब तीनों कर्व में 9 डिग्री तक प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली 4 डिग्री तक तीनों कर्व में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रैक्टिकली 9 डिग्री तक, मतलब 4 से फिर 9 तक प्रैक्टिकली तीनों कर्व में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन डिफ्लेक्शन एंगल 9 डिग्री के बाद जैसे ही बढ़ती है, बर्नौली एंड क्यूबिक पैराबोला का नेचर ही बदल जाता है, एकदम बिल्कुल खत्म। अपने अब इस पर्पस का यूज नहीं है उसका, फिर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बनाने का तो बना देंगे, लेकिन वही कंफर्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ड्राइवर को स्टीयरिंग पे ज्यादा लोड लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा, उसको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। आदमी तो जानते हैं, कोई दारू पी के चला रहा है, कोई ऐसे चला रहा है, और कर्व के ऊपर तो शराब पिया होता हो तो वो तो सोचता है कि मैं फरारी चला रहा हूं, चाहे उसके पास बड़ा ट्रक क्यों ना हो, मस्त घुमाएगा एकदम। तो मजा आता है ना घुमाने में। क्यों आता है? क्योंकि हम स्मूथ बना के रखे हैं, इसमें मजा आता है घुमाने में। घुमा दिया, समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसलिए मजा आता है। ये नहीं कि आप बहुत काबिल ड्राइवर हो, नो, आप एक काबिल इंजीनियर है ओके, इसलिए वो ड्राइवर को मजा आ रहा है उधर। खैर चलिए, अब मैं ये चीज क्या बता रहा था, और एक चीज कुछ तो दिमाग में आ रहा था, हाँ, स्पाइरल कर्व के बारे में समझाता हूं। देखो यहाँ पे थोड़ा जगह इरेज करता हूं। स्पाइरल माने
स्प्रिंग जैसा कुछ, ऐसे 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 स्प्रिंग इमेजिन कर रहे हो, इसी का मतलब स्पाइरल। जैसे कि स्पाइरल नोटबुक, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो, स्पाइरल देखो कैसे गोल गोल घूमता है, वही चीज हुआ स्पाइरल का मतलब यहां पे स्पाइरल के केस में हमेशा कोई दो चीज का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि स्पाइरल बाइंडिंग को देखो, स्पाइरल बाइंडिंग में क्या हो रहा है, जो कर्व है वो अपना प्लेन भी चेंज कर रहा है, मतलब ऊपर भी आ रहा है घूम के, फिर आगे भी बढ़ रहा है गोल गोल, आगे भी गोल 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 होते हुए घूम रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर भी घूम रहा है ऐसे राउंड, इसलिए उसको स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं। तो रोड में जो हम ट्रांजिशन कर्व दे रहे हैं, इसका नाम हम स्पाइरल क्यों दिए? बात एकदम फतेह की है, डाउट वाली बात है, इसका नाम स्पाइरल क्यों दिए? तो देखो, सोचो, आप इमेजिन करना, सब कुछ इमेजिनेशन के ऊपर है। रोड के ऊपर खड़े हो जाओ, मतलब तुम हेलीकॉप्टर के ऊपर हो, हेलीकॉप्टर में आप बैठे हैं, नीचे रोड है। जब हेलीकॉप्टर से बैठ के नीचे रोड देखोगे, हॉरिजॉन्टल कर्व को देखोगे, तो आप देखोगे कि वो कर्व जो अपना डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर रहा है, ये ट्रांजिशन कर्व इस तरह से अपना डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज कर रहा है। ये आप ऊपर से देख रहे हो प्लान। एट द सेम टाइम अगर आप अब जमीन पे आ जाओ, खड़े हो जाओ और इमेजिन करो, ये जो ट्रांजिशन कर्व यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस दौरान तो हम सुपर एलिवेशन को भी तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करवाना मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली आउटर बैंक जो है इसका रोड का आउटर एज, उसका लेवल धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। इमेजिन करो, एट द सेम टाइम जब ये कर्व हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, उसी समय वो वर्टिकल प्लेन में भी एक कर्व बना रही है। तो स्पाइरल कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ कर्व। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक कर्व आपको देखने को मिल रहा है ना, जो हॉरिजॉन्टली टर्न हो रहा है। दूसरा आपको साइड व्यू में एक तरह का वर्टिकल कर्व देखने को मिल रहा है। इसलिए ये दो तरह का कर्व का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको स्पाइरल कर्व कहते हैं। स्पाइरल कर्व जब भी होगा, इट इज ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, किसी दो तरह का कर्व, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल क्यों, प्लान में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंजिंग हो रही है। वर्टिकल क्यों, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली अलोंग दी ट्रांजिशन कर्व। आपको एक वर्टिकल कर्व भी देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे देखने को मिल रहा है। साइड से देखोगे तो धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है आउटर एज का, और जब डिजाइन सर्कुलर कर्व पे वो टच हो रहा है, तो वहां जाके डिजाइन सुपर एलिवेशन अचीव हो रही है, फिर सर्कुलर कर्व में डिजाइन सुपर एलिवेशन के साथ। क्या समझे? इसलिए इट इज स्पाइरल कर्व। ओके, तो लिख लीजिए, बहुत डिस्कशन कर लिया अपन ने, अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया। अब इसके बारे में लिख लो, क्या लिख लोगे, आईआरसी का पहले प्रोविजन लिखो, बस इतना ही लिखिए, ये सब कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। आईआरसी का कोडल प्रोविजन लिख लो, सब कुछ सुनने और समझने वाली बात है। अभी मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको दिमाग में है, आपने अभी सुन लिया, आपके दिमाग में आ गया, आप भी किसी को बोल दो, जाके कहानी सुना दो एक, ऐसा 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 होता है, खत्म, है कि नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव अपना ये क्वेश्चन बनना चाहिए। एग्जाम में आजकल कंपटीशन बहुत है, क्वेश्चन एक तो बना के आओ और एक्यूरेसी होना चाहिए उसके सॉल्विंग में, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आप ये चीज अचीव कर लो। अटेम्प्ट करना मेन चीज नहीं है, जितना अटेम्प्ट करो वो सही होना चाहिए, और स्पीड में करो। तो स्पीड में करने के लिए हम सब कुछ को याद करके नहीं चल सकते, तब स्पीड तो गया काम से। एग्जाम क्वेश्चन आ गया, फिर याद ही करते रह जाओगे, वहां पर भी चीज समझना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो शॉर्टकट ओके, शॉर्टकट, लेकिन सब्जेक्ट को समझने के बाद शॉर्टकट। इन सब चीजों को, ये सब पॉइंट कोडल प्रोविजंस में लिखने का, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब नोटबुक में शॉर्ट नोट्स में लिखने का। क्या लिखोगे, IRC recommends spiral nature of
ट्रांजिशन कर्व फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट and cubic parabolic nature of transition curve for vertical alignment. Especially for valley curve, especially in case of valley curve. क्योंकि वर्टिकल कर्व्स में भी दो तरह के कर्व्स के बारे में मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। एक वैली कर्व बताऊंगा, मतलब जो गड्ढे से ऐसे निकल रहा, दूसरा समिट कर्व जो ऊपर चढ़ के नीचे उतरते। तो स्पेशली इन वैली कर्व हम क्यूबिक पैराबोला नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं, वहां पर इसका लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए स्पाइरल कर्व के बारे में कि फॉर स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व हम क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आइडियल रिक्वायरमेंट है इसको वो स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व मैच करता है। क्या? पहला तो ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अलोंग लेंथ ऑफ कर्व इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अलोंग लेंथ ऑफ कर्व इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरा आइडियल रिक्वायरमेंट है, आइडियल रिक्वायरमेंट है जिसको ये फुलफिल करता है, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है फॉर एनी डिफ्लेक्शन एंगल, फॉर एनी डिफ्लेक्शन एंगल। और बाकी जो दो कर्व है वो थ्योरेटिकली ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो 4 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल, फिर प्रैक्टिकली 4 से 9 डिग्री तक में हमको ज्यादा डिफरेंस तीनों कर्व में देखने को नहीं मिलता, लेकिन 9 डिग्री के बाद सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो आइडियली सुटेबल इज स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट, इसका एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए, कोई भी ऐसे स्पाइरल का ही नहीं, कोई भी ट्रांजिशन कर्व है उसका रेडियस, उसका जो लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हमेशा। तो इसका भी लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्व। इसमें और एक पॉइंट जोड़िए, तीसरा पॉइंट लिखिए, द ज्योमेट्री ऑफ, लिखिए द ज्योमेट्री ऑफ spiral transition curve is so simple that the geometry of spiral transition curve is so simple that it is easy to set out on field. It is easy to set out on field. मतलब प्रैक्टिकली इसको रोड के ऊपर हमको जब सेटिंग करना है इसका, हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसका ज्योमेट्री बहुत सिंपल होता है। ओके, क्या करना है, एक कांस्टेंट रेट है इसका, आपको वो पता है, तो एक लेंथ में कितना आपका रेडियस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। ओके, चलो वो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूं। मेरे को क्या है, वो फॉर्मूला है, अगर लिखना चाहो तो एट एनी स्टेज लेंथ इक्वल टू, लेट्स सपोज लेंथ इक्वल टू 10 मीटर। टोटल लेंथ आपने निकाल लिया है, टोटल लेंथ आपने निकाल लिया है, लेकिन एट एनी लेंथ, ओके, m रूट अंडर थीटा। अब इसमें जो m का वैल्यू होता है इट इज रूट अंडर 2 टाइम्स रेडियस इंटू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो आपने कैलकुलेट कर लिया, जितना आपको प्रोवाइड करना है ये पहले कैलकुलेट कर लिया, टोटल लेंथ। फिर एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज आप l मान लो 10 मीटर एज्यूम कर लिया यहाँ पे, फिर उस 10 मीटर पे उस कर्व का रेडियस क्या होना चाहिए, तो वो हम निकाल लेंगे यहां से, ये जो m है यहाँ पे उसमें जो r है वो कैलकुलेट कर लेंगे, इनटू यहाँ पे बगल में और एक चीज है देखो, रूट अंडर थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज योर डिफ्लेक्शन एंगल, थीटा इज योर डिफ्लेक्शन एंगल।
क्लियर है? ठीक है, तो ये जरूरत नहीं है, अगर फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो इसको, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक, ये सब थ्योरी हो गया, सब कुछ हो गया। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, LS। लेट्स सपोज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज LS। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है जिनको यूज करके हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करेंगे। वो 3 कंडीशन पहले कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन, हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। कंफर्ट कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन है उसको कांस्टेंट मानते हुए हम एक लेंथ कैलकुलेट करेंगे ट्रांजिशन कर्व का। पहला बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन। सेकेंड लेंथ जो हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन, और ऐसे लिख लीजिए, और बेस्ड ऑन, लिखिए इसी में, बेस्ड ऑन कांस्टेंट रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ, कांस्टेंट रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इट इज योर कंफर्ट कंडीशन। लेट्स सपोज यहां से जो आपने लेंथ कैलकुलेट किया उसको मैं कहता हूं LS1, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 1। सेकेंड जो क्राइटेरिया है मेरा वो है बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। ये दूसरा लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स सपोज ये यहां से जो लेंथ हमने कैलकुलेट किया इसको हम कहेंगे LS2। तीसरा जो मेरे पास क्राइटेरिया है बच्चा लोग, वो क्राइटेरिया है बाय यूजिंग empirical equation of IRC। इंडियन रोड कांग्रेस ने भी एक इंपेरिकल इक्वेशन दिया है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए, उस इक्वेशन को यूज करके भी निकालेंगे। लेट्स सपोज इस इक्वेशन को यूज करके जो निकालते हैं इसको मैं कहता हूं LS3। तो ये कैसे निकालेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो अपने पास अभी 3 क्राइटेरिया मेरे को मिल गया, LS1, LS2, LS3। हमने 3 लेंथ कैलकुलेट किया। अब इन 3 लेंथ में से मैंने तीनों कैलकुलेट कर लिया, मान लो। इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा LS, वो क्या होगा? अब वो एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है मेरे को इन तीनों का कॉमन कोई एक लेंथ लेना होगा। मतलब LS1, LS2 और LS3 में से कोई एक ही होगा। अब वो कौन सा एक होगा? देखो, एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस 3। वो हो जाएगा आपका डिजाइन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मतलब ये तीनों क्राइटेरिया में से जो लेंथ मैक्सिमम आएगी वो लेंथ हो जाएगा मेरा डिजाइन ट्रांजिशन कर्व का लेंथ। क्यों? सोचो, मान लो कंफर्ट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम लेंथ, क्योंकि ये जो लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं LS1, LS2, LS3, ये जो लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं दीज आर मिनिमम लेंथ। ये सारे क्या है? मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। कर्व रिक्वायर्ड फॉर ईच क्राइटेरिया, ऐसे नहीं, करस्पॉन्डिंग टू ईच क्राइटेरिया।
These are what? These are the minimum length of transition curve which is required corresponding to each criteria. कहने का मतलब क्या है, सोचो, कंफर्ट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपने एक फॉर्मूला लगाया, आपने कॉन्सेप्ट लगाया और LS1 को कैलकुलेट कर लिया. नाउ सेकेंड क्राइटेरिया मैंने बोला ऑन बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, आपने एक लेंथ कैलकुलेट कर लिया जिसको मैं कह रहा हूं LS2. अब IRC ने भी कुछ सोच समझ के एक लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दिया जिसको मैं कह रहा हूं LS3. अब देखो, अगर मान लो आप छोटा वाला एज्यूम करोगे, ठीक है, लेट्स सपोज कि इन तीनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेंथ के वैल्यू आए लेट्स सपोज 60 मीटर, 65 मीटर एंड 50 मीटर, ऐसा कुछ लेंथ आया. अब मैं इन तीनों में से कौन सा चूज करूंगा? इन तीनों में से मैं जो डिजाइन करूंगा मैं 65 मीटर के लिए डिजाइन करूंगा. क्यों? अगर मैं 65 मीटर के लिए डिजाइन नहीं करूंगा, सो बेस्ड ऑन माय सेकंड क्राइटेरिया दैट इज रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, मेरा ट्रांजिशन कर्व का जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा. मतलब सुपर एलिवेशन को आप फिर ग्रेजुअली अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है. लेकिन अगर मैं 65 ले लेता हूं तो अदर टू क्राइटेरिया जो है उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज मिनिमम लेंथ, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 65 से 60 भी छोटा है, 65 से 50 भी छोटा है, तो वो उनका तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है. लेकिन सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया के करस्पॉन्डिंग आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा. समझे क्या? इसलिए हमको इन तीनों में से मैक्सिमम लेना है. इन तीनों क्राइटेरिया से जो निकलेगा, इन तीनों क्राइटेरिया में से जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया हमको वही लेना है. क्लियर? लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं. अब ईच क्राइटेरिया को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. तो हेडिंग बनाइए क्राइटेरिया 1 या फिर ऐसे बनाइए केस 1. केस 1 बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. तो केस 1 बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. लेट कि C को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. C मेरा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. मैंने इसको बना दिया क्योंकि मेरे हाथ में है तो मैं बना दूंगा. C को B भी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो देखो अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये स्ट्रेट रोड, फिर यहां पे आपका सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो गया. मान लो दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व. सो दिस इज योर सेक्शन 1, मान लो दिस इज योर सेक्शन 2. एट पॉइंट 1 सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ओके, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? v²/r. यहां पे r इक्वल टू कितना है? इंफिनिटी. तो v²/r 0 और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा? v²/r. अब हमको लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. तो C मैंने बोला है इसको क्या? C. तो चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये मान लो इसको मैं कह रहा हूं दिस इज योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जिसको मैं कहता हूं LS. चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना हुआ? v²/r माइनस 0 की नहीं. जो टोटल ट्रांजिशन कर्व का लेंथ था उसमें चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना हुआ? v²/r माइनस 0. अब यहां पे बात चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. रेट का जैसे ही बात आता है बच्चा लोग तो नीचे क्या आ जाएगा? टाइम का यूनिट आ जाएगा t. तो ये हो जाएगा अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की नहीं, दिस इज टाइम t. अब यहां पे मैं कैसे क्या लॉजिक स्टार्ट करूं? देखो मेरे को बेसिकली फिजिक्स पता है. लेंथ इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो मान लो कोई एक गाड़ी है, वो डिजाइन वेलोसिटी के साथ इस ट्रांजिशन कर्व पे मूव करेगी. तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना है? LS. और वो जो गाड़ी इस ट्रांजिशन कर्व पे मूव करेगी वो अपना डिजाइन वेलोसिटी v km/h के साथ मूव कर रही है इंटू t. यहां से मैं t निकाल लूंगा क्या? t इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एल एस बाई वी हो जाएगा। तो यही t इक्वल टू एल एस बाई वी मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कर देता हूं। तो c इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एल एस बाई वी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी क्यूब अपॉन एल एस इंटू आर हो जाएगा क्या। तो अब देखो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन c इक्वल टू वी क्यूब बाई एल एस इंटू आर। एल एस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। तो मेरे को c निकालना था क्या, नहीं मेरे को तो एल एस निकालना है सर। तो एल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यूब बाई सी आर हो जाएगा क्या। तो इस फॉर्मूला को मैं देखा सर, और इस फॉर्मूला को देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूं, मैं तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि जो रोड है वो रोड किस कैटेगरी का है वो मेरे को मालूम है, तो डिजाइन वेलोसिटी मेरे को मालूम है, और रेडियस ऑफ कर्व मैंने पहले ही निकाल लिया है। कहां से, सुपर एलिवेशन को डिजाइन करके उधर से निकाल लिया, रेडियस ऑफ कर्व वहीं से डिसाइड कर लिया मैंने, समझ रहे हो। सुपर एलिवेशन वाले कॉन्सेप्ट से रेडियस ऑफ कर्व को मैंने डिसाइड कर लिया है, रोड कैटेगरी के अनुसार मेरे को डिजाइन वेलोसिटी मेरे को मालूम है। तो मेरा एक ही चीज अननोन बच रहा है सर, सी कैसे निकाले, इसके लिए कुछ बताइए। आप यही बोलोगे। तो इसके लिए आईआरसी ने एक रास्ता दिया, इंडियन रोड कांग्रेस। आईआरसी कहता है कि जो सी का वैल्यू है आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। इस फॉर्मूला में c जब निकालेंगे तो v का जो यूज करेंगे हम वेलोसिटी, उसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। दिस इज वन इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का इंपेरिकल फॉर्मूला है। अच्छा, c का यूनिट क्या होता है, कभी गौर किया, देखो यहाँ पे c का यूनिट क्या होगा, c का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड क्यूब। इस यूनिट में आपका रहेगा c का यूनिट क्या होगा, c का जो यूनिट है इट इज इन मीटर पर सेकेंड क्यूब। इन दिस फॉर्मूला, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसको यूज करके जब c निकालोगे, c इज इन मीटर पर सेकेंड क्यूब, एंड जो ये यूनिट भी पूछ लेगा उसका, एंड वेलोसिटी जो पुट करना है किलोमीटर पर आवर में पुट करना है। ये फॉर्मूला दिया आईआरसी ने, उसके बाद और एक नोट पॉइंट इसमें लगा दिया, एक स्टार पॉइंट लगा दिया कि ये जो c आप कैलकुलेट करोगे, आप देखना इट शुड नॉट बी लेस देन 0.5। तो c 0.5 से कभी कम नहीं होगा, 0.5 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, ठीक है। और 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो c शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन इक्वल टू 0.8। सॉरी, c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 एंड c शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.8। दिस इज वन इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ये अगर भूल गए तो फिर क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगा। इस नोट पॉइंट को कैसे यूज करोगे, मान लो c का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेलोसिटी। अब c का वैल्यू आ गया 0.4। सो हम लेंथ कैलकुलेशन में c इक्वल टू कितना यूज करेंगे, मिनिमम 0.5 यूज करना है। तो हम 0.5 ले लेंगे c और कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ। मान लो आपने किसी एक वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग c कैलकुलेट किया, आपका वैल्यू आ गया 8.3, मतलब ग्रेटर देन 8 हो गया। सो हमको मैक्सिमम कितना लेना है, 0.8। तो हम 0.8 लेके कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो 0.5 और 0.8 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग c का वैल्यू आ गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू आ गया उसी वैल्यू को यूज करके हम लेंथ और ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से इस c को यूज करना है।
समझ गए क्या? अब इस फॉर्मूला को यूज करके बेस्ड ऑन कंफर्ट कंडीशन यू कैन इजीली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। LS1 का कैलकुलेशन आपको मालूम हो गया। ओके, चलिए अब सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS2 will be equal to, एक मिनट, केस 1 इक्वल टू 150 टाइम्स x। ये होगा फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है प्लेन या फिर रोलिंग टेरेन, देन वी विल यूज 150 इंटू एक्स टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब ये क्या है मैं समझाता हूं, पहले लिखो, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। Second, it will be equal to 60x for mountainous road। पहाड़ों पे अगर रास्ता है वहां हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो वहां के लिए ट्रांजिशन कर्व के लिए कुछ लेंथ कैलकुलेट करना है, तो 60 इंटू एक्स का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। माउंटेनियस रोड या माउंटेनियस टेरेन। अब ये टेरेन वगैरह कैसे पता चलेगा? हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, नहीं तो मैंने एक टेबल दिया था डिपेंडिंग ऑन क्रॉस स्लोप टेरेन क्लासिफिकेशन का। सो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली उसको टफ बनाने के लिए क्रॉस स्लोप का वैल्यू दे देगा। तो बाय जस्ट लुकिंग एट द क्रॉस स्लोप you need to identify that which kind of terrain is this, and corresponding to that you need to calculate the length of transition curve। सब चीज को इंटरलिंक करके चलना है कि नहीं? ओके, अब चलिए ये जो x है ये क्या है इसके बारे में बताता हूं। x इक्वल टू राइज इन आउटर एज ऑफ पेवमेंट। अब ये x को भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ x। इसमें भी दो केस है। केस 1, मान लो आप जो सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ये सुपर एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन वाले कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से बताया था। मान लो आप जब सुपर एलिवेशन को अटेन करोगे इन द ट्रांजिशन लेंथ, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि अटेन करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम इनर एज ऑफ पेवमेंट के करस्पॉन्डिंग हम आउटर एज को राइज कर रहे हैं। समझे क्या? मतलब पेवमेंट का जो रोटेशन कर रहे हैं वो रोटेट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू इनर एज। तो लेट्स सपोज कि दिस इज योर पेवमेंट। ओके, तो चूंकि यहाँ कर्व का बात है, तो ये पेवमेंट का जो टोटल विड्थ हमको लेना है, ये लेना है W प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। देखिएगा एक चीज याद रखिए, ट्रांजिशन कर्व का जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे वहां एक्स्ट्रा टोटल विड्थ ऑफ जो पेवमेंट हमको लेना है उसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ जाएगी। W प्लस WE आपको लेना है। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग को कैलकुलेट करने का फिर अलग अलग तरीका है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेन। ओके, अब देखो, मान लो कि यू आर रोटेटिंग द पेवमेंट, जो भी आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है टोटल, ओके, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रोटेटिंग द पेवमेंट विद रेस्पेक्ट टू इनर एज ऑफ द रोड। तो ये मैंने रोटेट करके मैंने टोटल सुपर एलिवेशन इस तरह से प्रोवाइड कर दिया है। तो ये लेट्स सपोज ये अपने आउटर जो पेवमेंट का आउटर एज है उसको बाय x अमाउंट आपने राइज कर दिया, x अमाउंट राइज कर दिया। तो लेट्स सपोज दिस इज योर सुपर एलिवेशन। आपने सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड किया? लेट्स सपोज दिस इज योर सुपर एलिवेशन E। तो E इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोगों ने बोला था, इट इज नथिंग बट इट इज tan थीटा।
tan थीटा मीन्स P by B मीन्स x अपॉन W प्लस WE। सो यहां से हम x को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो x इक्वल टू सिंपली E इंटू W प्लस WE, मतलब विड्थ ऑफ रोड बाई एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये हो जाएगा x। सो x आप ऐसे निकाल लोगे। x निकालने के बाद जो भी टेरेन है डिपेंडिंग ऑन दैट 150x और 60x करके निकाल लोगे। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया होगा कि जो पेवमेंट को रोटेट किया गया है वो इनर एज के अबाउट रोटेट किया गया है, सुपर एलिवेशन को अटेन किया गया है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, गारंटी दिया होगा, समझ गए? इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो देखो, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर पूछ दिया है तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग का एक कैलकुलेशन करना होगा पहले ही, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया आपका आ जाता है सुपर एलिवेशन वाला, जिसमें आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग का यूज हो जाता है इधर। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन बनता है, कन्वेंशनल बनता है। नाउ ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, सेकंड केस 2, लेट्स सपोज कि आपने जो पेवमेंट मतलब सुपर एलिवेशन अटेन कर रहे हो, इन अटेनिंग दैट सुपर एलिवेशन यू आर रोटेटिंग द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में आप रोटेट कर रहे हैं और सुपर एलिवेशन जो भी आपका डिजाइन सुपर एलिवेशन यू आर अचीविंग दैट। ठीक है, सो ये आपने जो ओरिजिनल लेवल था उसके लेवल में आउटर बैंक को इतने अमाउंट से राइज किया। ये है यहाँ पे x, दिस इज योर x। ओरिजिनल लेवल तो पेमेंट का यही था ना, ठीक है। और आपने यहाँ पे सुपर एलिवेशन इस तरह से प्रोवाइड किया, ई को रोटेट करवाया, तो ये हो गया आपका x। तो ये x कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखिए टोटल विड्थ कितना है इसका, W प्लस WE। सो सेंटर लाइन से इधर और सेंटर लाइन से उधर, तो हमको ये छोटा सा ट्रायंगल जो सेंटर लाइन के इधर दिख रहा है इसको यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका विड्थ, हाफ W प्लस WE। सो x इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो E इक्वल टू tan थीटा विच इज नथिंग बट P बाई B मीन्स x बाई क्या हो जाएगा 1/2 W प्लस WE, ये हो जाएगा। सो यहां से E का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, E इंटू 1/2 W प्लस WE। समझ गए? सो अगर क्वेश्चन में केस 2 वाला कंडीशन दिया है कि टू अटेन सुपर एलिवेशन अलोंग द ट्रांजिशन कर्व ग्रेजुअली द पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, अगर ये कंडीशन दिया है तो इस केस में जो x कैलकुलेट करोगे ऐसे कैलकुलेट करोगे, मतलब जो पहला वाला केस में कैलकुलेट करते उसका आधा, जो पहला वाला केस में कैलकुलेट किए उसका आधा, यही है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आप बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरा क्राइटेरिया LS3 को कैलकुलेट करने का, इंपेरिकल इक्वेशन जो कि IRC ने दिया। ओके, IRC मेथड। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज पर IRC इज पहला LS इक्वल टू 2.7 V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम किसके लिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। सेकेंड हम सिंपली यूज करेंगे LS इक्वल टू V स्क्वायर बाई R।
for hilly and steep terrain, mountainous and steep terrain. Okay, this is your minimum length according to IRC. ये चूंकि empirical methods है, this is your empirical equations. So इसमें यूनिट भी फिक्स है, यूनिट में आप किसी तरह से बदलाव नहीं कर सकते. V का जो यूनिट लेना है इट इज इन किलोमीटर पर आवर. R का जो यूनिट लेना है इट इज इन मीटर. सो दिस इज द IRC मेथड. ओके, मतलब इसके थ्रू से जो कैलकुलेट करेंगे इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए किसी कंडीशन में, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं. मान लो पहला दो क्राइटेरिया में इससे कम आ गया तो आपका डिजाइन लेंथ क्या हो जाएगा, इनमें से जो आएगा वो. ओके, सो एक नोट बना के फाइनली लिखिए, एक नोट बनाइए, लिखिए द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, the length of transition curve is considered as maximum among all those three criteria. The length of transition curve is considered as maximum among all those three criteria, satisfying the safety in case of centrifugal acceleration, sudden jerk and super elevation. सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सडन जर्क एंड सुपर एलिवेशन. मतलब ये तीनों क्राइटेरिया से जो मैक्सिमम है वो होगा आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. चलिए अब इतना बता ही दिया हूं, इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे. लेकिन एक फॉर्मूला बता देता हूं जो मैक्सिमम सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. ये सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व का एक कॉन्सेप्ट है. सेटिंग आउट, फोन कहीं मेरा रिंग हो रहा है आप ही लोगों से कोई कर रहे होंगे. सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व का एक कॉन्सेप्ट है. इसमें एक चीज कैलकुलेट किया जाता है, शिफ्ट. शिफ्ट ये बहुत सारे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे सिंपली देखने को मिलेगा. अब फॉर्मूला याद रखना, इसका होता है LS² अपॉन 24R. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर शिफ्ट. This is very important formula because in all examination they ask. मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप AJE लेवल का जो स्टेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें ये फॉर्मूला पूछता है हाउ व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व. आपको लेंथ दे दिया रहेगा या और रेडियस दे दिया रहेगा, बोलेंगे कैलकुलेट करने के लिए, या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन में ही एक पॉइंट दे देगा फाइनली कि ऑल्सो कैलकुलेट शिफ्ट. तो ऐसे निकालोगे, ठीक है. इसी के साथ ट्रांजिशन कर्व का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया. क्वेश्चन बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे. और एक कॉन्सेप्ट है सेटबैक डिस्टेंस का. इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपका खत्म. फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सारे जितने भी टॉपिक हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट बताने के बाद मैं एक साथ सारा ESC का, ज्योमेट्रिक डिजाइन का, SSC का, ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब एक साथ सॉल्व करवा दूंगा, ताकि उससे फिर कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाएगा. ऐसा करूंगा. आप अभी ट्राई करते रहो, देखिए इजीली सॉल्व होगा. आप बस इन कंसेप्ट्स को उसमें अप्लाई करके सॉल्व करिए क्वेश्चंस को. यूज दिस कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप. यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिसिंग. मैं सॉल्व करवाऊंगा. ओके, अगर आपको समवन लाइक्ड, थैंक यू. अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे अभी किसी ने किया, आपके भाई ने. 7008-420-353 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं रिलेटेड टू कोर्स एनरोलमेंट. एक्चुअली नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एट आवर कोचिंग यू विल गेट द कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज. एंड अभी इस मंथ के लिए, ओनली फॉर दिस मंथ, द एनरोलमेंट फी फॉर द कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन इज वेरी लेस. Very less means in sense it is 3,499 only for this January month. Then after, no doubt मैं बोलना पड़ रहा है लेकिन but it will be increased because our quality is such. It will be increased to its original price which is your 7,999. इस मंथ के अंदर आप एनरोल कर लीजिए. 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, अप्लीकेबल फॉर एनी एग्जामिनेशन. देखिए मैं ये तो कभी नहीं मानता कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमको तैयारी करना है
तो मैं बस याद 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 करके चले जाऊंगा, पॉइंट 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 पॉइंट, उससे कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट आपका तभी काम आएगा व्हेन यू नो द सब्जेक्ट, उसके बाद शॉर्टकट आपका काम आएगा। अभी मान लो ट्रांजिशन कर्व जानते ही नहीं थे, अभी मैं बोल देता कि शिफ्ट इन ट्रांजिशन कर्व का एक फॉर्मूला आपको बता दिया, LS²/24R बता दिया, फॉर्मूला बस बता दिया कि ऐसे ऐसे लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्राइटेरिया लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, क्राइटेरिया लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। दिक्कत क्या हो जाता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलो ठीक है, अगर डायरेक्टली याद है तो वो तो कैलकुलेट तो करना मुश्किल ही हो जाएगा। ओके, अगर फिर भी मान लो थोड़ा मोड़ा उसको यूज करके इधर उधर दिमाग चला के कैलकुलेट किया तो अलग चीज है, तो मान हो सकता है कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम फंस जाओगे। थोड़ा मोड़ा घुमा घुमा के इधर उधर पूछ दिया। जितने सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किए ट्रांजिशन कर्व में, आप सोचिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी देखिए जितने सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। अब अगर आपको मैं बोलूं 150x, अब आपके दिमाग में है कि 150x क्या है, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, 60x बोलो, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, सब चीजें होती है। तो एक बार जब सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, उसके बाद शॉर्टकट आपका काम आएगा। नहीं तो हो सकता है आप कर लो लेकिन मैक्सिमम टाइम फंस जाओगे। और ये आजकल के स्टूडेंट में मैंने ये देखा है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि देखो ऑनलाइन बहुत रिवॉल्यूशन हुआ है तो बच्चा लोग, तुमको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ट्रस्ट में उससे कुछ तुमको फायदा नहीं हो रहा। आप क्या मान ले रहे हो, लेट्स सपोज जो कोई दूसरा चैनल वैनल, सबका अपना एक बिजनेस है, आप देख रहे हो बिजनेस मॉडल। ओके, मैं भी नो डाउट, आप मेरे को बोल सकते हो सर आप भी तो बोल रहे हैं 3499 करना पड़ता है। अभी मैं लेट्स सपोज इतना समय दे रहा हूं तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कन्विंस करने का कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां से पढ़िए, एक बार सब्जेक्ट को लर्न कर लीजिए, फिर जाके वो जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आपके काम के आएंगे। वो जो शॉर्टकट ट्रिक्स बता देंगे, कुछ फॉर्मूला रटवा देंगे, तब आप ऐसे देख लो, ऐसे खत्म करो, तब आपका वो यूजफुल होगा। अभी यूजफुल नहीं होगा, स्टार्टिंगली एज ए फाउंडेशन डेवलपमेंट यूज नहीं होगा। ओके, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, डाउनलोड कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट। थैंक यू।